हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का 5वां चैप्टर जिसका नाम है लेजिस्लेचर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपकी समझ में आएगी वो होगी द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर का महत्व क्या है। दूसरी चीज़ जो आपकी समझ में आएगी फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट। तीसरी चीज जो आप समझेंगे द लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी कानून बनाने की, लॉ बनाने की प्रक्रिया क्या है। और उसके बाद हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, यानी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल रखती है। एंड हाउ द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ, और पार्लियामेंट ये अपने आप को कैसे रेगुलेट करती है। इन सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। पहले हमने ये देख लिया है कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया है एज ए मीन्स ऑफ गवर्नमेंट। और मैंने आपको ये बताया था कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस होते हैं, जो पावर होती है, वो जनता के हाथ में होती है। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो जनता डायरेक्टली किसी डिसीजन में कैसे इन्वॉल्व होगी। तो हमारे यहाँ जो शासन का जो सिस्टम है वह थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये लोग ही पॉलिसीज को बनाते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, यानी हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है, पार्लियामेंट करती क्या है। तो यह एक लॉ मेकिंग बॉडी है, लेकिन केवल लॉ बनाना ऐसा काम नहीं है। लॉ बनाने के साथ ही साथ ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक सेंटर है और इसके पास कई सारे काम हैं। तो कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी कंट्री जो डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा हाउस हो जिसमें जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रहें और उनके द्वारा डिसीजन लिए जाएं। तो हमारे यहाँ की पार्लियामेंट भी यही है। इन द मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर और लॉजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे देशों में जो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर का जो मेन रोल है वो रिप्लेस हो रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया में भी ऐसा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि क्या मैंने बताया आपको कि लॉ बनाने का प्रोसेस ये पार्लियामेंट के अंदर होता है, लेकिन लॉ बनाने का जो इनिशिएशन होगा, मतलब स्टार्टिंग जो होगी पॉलिसीज की, वो कैबिनेट के द्वारा होती है। एजेंडा गवर्नमेंट तय करती है और गवर्नमेंट ही तय करती है कि कौन सा कानून बनेगा, किस विषय पर कानून बनेगा, और पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को प्रेजेंट करती है। अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है तो पार्लियामेंट को उस बिल को पास करना ही होता है। तो पार्लियामेंट में केवल एक डिस्कशन ही तो हुआ, पार्लियामेंट की इच्छा कहाँ लागू हुई। कानून तो वही बना जो गवर्नमेंट ने चाहा, और जैसा गवर्नमेंट ने चाहा उस प्रकार से कानून बना। तो ये कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट बहुत सारे देशों में ये अपना जो इम्पोर्टेंस है वो खो रही है, क्योंकि पावर एक्चुअली वो एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा है और कैबिनेट जैसा चाहती है उस प्रकार से बिल ड्राफ्ट करवाती है और उसी प्रकार से कानून बनवाती है। ये कहने का मतलब था इस टॉपिक में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट कम से कम एक डिबेट और डिस्कशन का वो प्लेस है। भले एग्जीक्यूटिव के द्वारा इनिशिएशंस लिए जाते हैं, इनिशिएटिव लेती है एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए, लेकिन एक्चुअली लॉ बनता है वही जो पार्लियामेंट डिस्कशन के बाद पास करती है। एक टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट के दो हाउसेस की जरूरत क्यों है। द टर्म पार्लियामेंट रेफर टू द नेशनल लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट शब्द है वो नेशनल यानी राष्ट्रीय विधायक, राष्ट्र की विधायिका के लिए है ये। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट लेजिस्लेचर, और राज्यों में जो लेजिस्लेचर है उसके लिए टर्म यूज किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर।
नेशनल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है उसके लिए टर्म यूज किया गया पार्लियामेंट, और स्टेट के लेवल पर जो टर्म यूज किया गया है उसको कहा गया है स्टेट लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज 2 हाउसेस, और भारत की जो संसद है इसके 2 सदन हैं। और कौन कौन से हैं? और कुछ स्टेट्स की अगर बात करें तो वहां पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और जो इंडियन पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस हैं, एक का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसको हम राज्यसभा भी कहते हैं, और दूसरे का नाम है हाउस ऑफ पीपुल और लोकसभा, उसको हाउस ऑफ पीपुल या लोकसभा भी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट द ऑप्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग आइदर ए यूनिकैमरल और बाई कैमरल। और जो हमारा संविधान है वो राज्यों को ऑप्शन देता है कि राज्य अगर चाहें तो बाई कैमरल या चाहें तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को रख सकते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए केवल 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। एक तो है आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, ये 2 स्टेट हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उसके बाद बिहार है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। ये वे राज्य हैं जहाँ पे, और कर्नाटका भी है। हालांकि कर्नाटका में अभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, लेकिन प्रोविजन है। कंट्री विथ द लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर हैव 2 हाउसेस ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू गिव रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, 2 हाउसेस की जरूरत क्यों है? तो इसके पीछे 2 बड़े कारण दिए जा रहे हैं। एक कारण तो ये है कि जो डाइवर्सिटी हमारी यहाँ है, या बड़े देश यानी जिनकी साइज़ काफ़ी बड़ी है, तो उस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रत्येक जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, कंट्री के प्रत्येक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर को रखा गया है। ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैज़ मोर एडवांटेज। अच्छा, इनके अलावा भी इनका एडवांटेज ये है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर मेक इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसीडर्ड। प्रत्येक डिसीजन को एक तरीके से रिकंसीडर करने का एक प्लेटफॉर्म भी देता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यानी एक तो चीज़ ये हो गया कि जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के लिए प्रत्येक सोसाइटी और सेक्शन और साथ ही साथ जोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है पार्लियामेंट के अंदर, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है यानी सेकेंड हाउस जो। इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर का एक लाभ और भी है कि सारे डिसीजंस रिकंसीडर हो जाते हैं। सोचिए आप, अगर केवल पार्लियामेंट का एक हाउस होता, हाउस ऑफ पीपुल, तो हाउस ऑफ पीपुल में जो इनिशिएटिव लिए जाते बिल को लेकर वहीं पास होते, और वहीं से वो सारे के सारे बिल जो है कानून का रूप लेते। लेकिन बाई कैमरल लेजिस्लेचर होने की वजह से अगर हाउस ऑफ पीपुल में बिल को प्रेजेंट किया गया तो काउंसिल ऑफ स्टेट में जाएगा, यानी दोनों हाउसेस ने बिल पर विचार किया और उसके बाद उस बिल ने कानून का रूप लिया। तो एक बार दो बार हो गया उसका कंसिडरेशन। तो एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा आप समझ ही गए कि प्रत्येक कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया का प्रेजेंटेशन वहां पर है। तो ये कारण था जिसकी वजह से बाई कैमरल रजिस्ट्रेशन को रखा गया। अब बाई कैमरल में हमारे यहाँ जो हाउसेस हैं उनका एक का नाम जो है राज्यसभा है और एक का नाम है हाउस ऑफ पीपुल। तो सबसे पहले हम राज्यसभा को देखने जा रहे हैं। ईच ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा है वह भारत के राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, और ये एक ऐसी बॉडी है जहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। रेजिडेंट ऑफ द स्टेट elect member to the state assembly and the elected member of state assembly in turn elect the member of राज्य सभा। यानी राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करते हैं एमएलए, और एमएलए यानी स्टेट असेंबली के मेंबर्स, और इनको इलेक्ट किसने किया? इनको इलेक्ट करती है जनता। इस प्रकार से राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद है
we can imagine two different principles of representation in the second chapter. One way to give equal representation to all part of the country, irrespective the size and population. अगर हम देखें, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो प्रकार का है। एक तो है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और ये नहीं सोचा गया कि साइज एंड जोग्राफिकल एरिया, साथ ही साथ पॉपुलेशन का क्या रेशियो है, और सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जैसे अगर आप बात करें अमेरिका में, यूएसए में जो प्रोसेस है, वहाँ पे प्रत्येक स्टेट को एक समान रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सीनेट में, क्योंकि वहाँ पर जो सीनेट है वो एक प्रकार से काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में वहाँ पे प्रत्येक स्टेट को, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, और 50 स्टेट्स को, प्रत्येक स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में क्या किया गया, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन को रेशियो माना गया है और पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अगर पॉपुलेशन स्टेट की ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन नियर अबाउट 27 करोड़, हालांकि इसमें अभी 17 करोड़ ही लिखा, पुराना डाटा है ये। अगर इस समय देखा जाए तो 27 करोड़ के आसपास होगी यूपी की जनसंख्या। और सिक्किम की अगर पॉपुलेशन की बात करो तो नियर अबाउट 10 लाख होगी इस समय। तो 10 लाख की जगह पॉपुलेशन को होल्ड करने वाला स्टेट, और एक स्टेट है जो 27 करोड़ पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा है। अगर दोनों जगहों पर एक समान रिप्रेजेंटेशन दिया जाता शायद ये बेटर नहीं होता। इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन लोगों ने पॉपुलेशन को रेशियो माना और पॉपुलेशन के बेस पर उन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेटिव की संख्या को फिक्स किया और अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट नहीं किया। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स, और जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 6 ईयर्स एक मेंबर का कार्यकाल होता है, लेकिन 1/3 मेंबर ये प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिटायर्ड होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। और इस प्रकार से जो राज्यसभा है या काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये एक परमानेंट हाउस है और ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। हाउस ऑफ पीपुल की अगर आप बात करो तो उसका टेन्योर 5 ईयर होता है, लेकिन वो पहले डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट ये हमेशा एग्जिस्ट करती है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनके अलावा 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड भी होते हैं और इनका जो नॉमिनेशन होता है वह प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट किनको नॉमिनेट करेंगे, वो जो लिस्ट आती है वो लिस्ट दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये तय करते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेशन किया जाएगा, किन का नॉमिनेशन किया जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंट फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्हीं लोगों को काउंसिल ऑफ स्टेट में एज ए 12 मेंबर के रूप में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट का जो ढांचा स्ट्रक्चर है वो एक बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। एक हाउस को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, दूसरे हाउस को हम हाउस ऑफ पीपुल कहते हैं। जो हाउस ऑफ पीपुल होती है इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये स्टेट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चुने जाते हैं। और स्टेट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव को जनता चुनती है। इट मीन्स कि वो जनता के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं वह इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। हमने बाईकैमरल लेजिस्लेचर को क्यों कॉन्सेप्ट लिया, इसका क्यों कॉन्सेप्ट को फॉलो किया? तो बाईकैमरल का फ़ायदा एक तो ये था कि बाईकैमरल होने की वजह से एक हाउस हमने ऐसा लिया बनाया जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, जनसंख्या ज़्यादा है, जोग्राफिकल एरिया अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्शन और सोसाइटी ग्रुप के लोग हमारी कंट्री में रहते हैं।
तो सबको सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिले, यही सोचकर बाइकैमरल लेजिस्लेचर को चुना गया और राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो ऐसा बनाया गया कि वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, हर एक राज्य को रिप्रेजेंटेशन उसमें मिल सके। और रिप्रेजेंटेशन का जो पैटर्न फॉलो किया गया हमारी कंट्री में वो यूएसए का पैटर्न नहीं था, क्योंकि यूएसए में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया राज्यों को, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के रेशियो में राज्यों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके अलावा दो हाउस रखने का एक फायदा ये भी था कि अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में एक हाउस हमेशा अवेलेबल है कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए। और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ स्टेट के पास अगर कोई मैटर मतलब कोई भी बिल जो लॉ बनेगा तो दोनों हाउसेस के पास जाने का फायदा ये होगा कि उस बिल के मैटर पर एक सेकेंड टाइम कंसीडर किया गया। अब हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा की। द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। स्टेट असेंबली के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। द पर्पज ऑफ द इलेक्शन, द एंटायर कंट्री, अच्छा एंटायर कंट्री को क्या करते हैं, ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि इक्वल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करें। इस प्रकार से डिवीज़न किया जाए कि वे लोग इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वेयर द वैल्यू ऑफ द वोट, और प्रत्येक इंडिविजुअल का जो वोट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। इस समय हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इट मीन्स कि हाउस ऑफ पीपुल में इलेक्ट होने वाले मेंबर्स की जो संख्या होगी वो 543 होगी। और ये जो नंबर रखा गया है ये 1971 से ये फिक्स है, 1971 के सेंसस से ये लिया गया और अभी तक ये संख्या फिक्स है। और 2026 तक इसको कहा गया कि फिक्स होगा। जो चेंजेस अगर होंगे तो 2026 के बाद पार्लियामेंट चाहे तो इसमें चेंज कर सकती है। द लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। लोकसभा को 5 साल के लिए चुना जाता है और ये 5 साल इसका मैक्सिमम टाइम है। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव दैट अच्छा बिफोर 5 साल के पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है या सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, इन दैट केस 5 साल के पहले भी उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस ऑफ पीपुल को। व्हाट डज द पार्लियामेंट डू? अब पार्लियामेंट करता क्या क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर के फंक्शन क्या हैं? ये सारा कुछ हम देखने जा रहे हैं। अब क्या क्या देखने जा रहे हैं? पहला फंक्शन क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन। पार्लियामेंट का जो पहला फंक्शन है वह है कानून बनाना। और कानून बनाने की अगर आप बात करेंगे तो एक्चुअल जो प्रोसेस शुरू होता है वह कैबिनेट के द्वारा होता है और कैबिनेट ही ये तय करती है कि कौन सा बिल किस विषय पर बिल लाया जाएगा। और गवर्नमेंट के पास जब मेजॉरिटी होती है तो जाहिर सी बात है कि वह बिल पास होता है और लॉ का रूप लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर उस बिल को रखा जरूर गया लेकिन फाइनली वो बिल गवर्नमेंट की इच्छा के अनुरूप पास होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट में लाने का ये प्रोसेस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन के दौरान बिल को लेकर कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर अपोजिशन ऑब्जेक्शन करता है और फाइनली गवर्नमेंट को अपोजिशन के प्रेशर में आकर उस कंटेंट को चेंज करना पड़ता है। अगर मान लिया कि कैबिनेट ही सब कुछ है लॉ बनाने के लिए तो फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता ही नहीं और पार्लियामेंट के द्वारा कोई चेंज होता ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। कई सारे चेंजेस पार्लियामेंट के थ्रू हुए हैं और होते हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, और पार्लियामेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है। इसके लिए क्या काम करती है? तो क्वेश्चंस के द्वारा पार्लियामेंट के मेंबर्स को स्पेशल पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट के अंदर
एग्जीक्यूटिव बॉडी से क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस कर सकते हैं और जब उनके द्वारा क्वेश्चन किए जाएंगे तो उसका जवाब देने के लिए बाउंड हैं। एग्जीक्यूटिव को आंसर करना पड़ेगा हाउस के अंदर। तो एक काम तो ये हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन भी है इनका। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर करने होते हैं उस सारे एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल लेना होता है और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही गवर्नमेंट खर्च करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा पार्लियामेंट क्या करती है, डिफरेंट सेक्शन और रीजन के लोगों के और ग्रुप्स के लोगों के, जोग्राफिकल एरिया के लोगों के व्यूज़ को भी सुनती है, उसको इम्पोर्टेंस देती है। डिबेट होता है पार्लियामेंट के अंदर हर एक इशू पर, यानी लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलने की आज़ादी दी गई है कि आप भैया जाइए उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो है क्या करिए, पार्लियामेंट के अंदर आप अपने जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको उठाइए, है ना। मेंबर्स को ये पावर दी गई है। इसके बाद और क्या क्या काम करती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेती है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो इसका इलेक्टोरल फंक्शन भी हो गया, जुडिशियल फंक्शन भी है। और जुडिशियल फंक्शन के अंदर क्या करती है कि जो इम्पीचमेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट के, उस इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करती है। और वाइस प्रेसिडेंट और जजेस को हटाने के लिए भी ये जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करती है। इस कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट का जो मेन फंक्शन बताया गया कि पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, तो लॉ बनाना ये पार्लियामेंट का केवल एक काम है, पूरा काम नहीं है। और भी कई सारे काम पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं जो हमने देखा अभी। अब हम दोनों हाउसेस के काम को देखने जा रहे हैं अलग अलग। जैसे पहला है हाउस ऑफ पावर ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा की पावर क्या है, क्या क्या करती है राज्यसभा, और पावर ऑफ लोकसभा क्या है, इनको भी हम देखेंगे। तो पहले पावर ऑफ राज्यसभा को देखते हैं कि राज्यसभा की पावर क्या है। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दोनों हाउसेस में से ये नहीं कहा गया कि कौन सा हाउस बड़ा है या कौन सा हाउस छोटा है। दोनों हाउसेस को पावर दी गई है और बिल्स को लेकर ये कहा गया कि दोनों हाउसेस के बीच में के पास जाएंगे और दोनों से अप्रूवल जरूरी है। उसके बाद पावर ऑफ राज्यसभा क्या है, कंसीडर एंड अप्रूव नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट टू द मनी बिल। जो भी नॉन मनी बिल्स होते हैं उनके ऊपर अपना व्यू देती है, उनको उन पर विचार करती है, उनको पास करती है और मनी बिल के ऊपर भी अपना सजेशन देती है। अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आते हैं उनके बारे में विशेषता यह है कि वे दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास होना जरूरी है। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों की सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास नहीं किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होगा। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रेजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है क्योंकि राज्यसभा के पास भी पावर है प्रश्न का, तो राज्यसभा के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी गवर्नमेंट के द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा दिया जाता है। पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और रिमूवल में पार्टिसिपेट करती है। जजेस को हटाने में पार्टिसिपेट करती है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ एंड मैटर, अच्छा स्टेट लिस्ट के मैटर पे भी काम करती है अगर उसको ऑथराइज किया जाए तो। पावर ऑफ द लोकसभा मेक लॉ एंड मैटर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट के मैटर पर कानून बनाती है। अप्रूव प्रपोजल फॉर द टैक्सेशन के प्रपोजल को अप्रूव करती है। कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, अप्रूव करती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये सारे फंक्शंस हैं आपके दोनों हाउसेस के।
स्पेशल पावर भी दी गई है, राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई है। अब क्या क्या स्पेशल पावर दी गई है? देखिए, अगर स्टेट लिस्ट का कोई मैटर हटाना है, स्टेट लिस्ट से, as you know, the Rajya Sabha is an institutional mechanism to provide representation to the state. राज्य सभा क्या है? तो ये राज्यों को रिप्रेजेंट करने की का एक व्यवस्था है। इट्स पर्पस टू इज टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ स्टेट, और इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों की पावर को प्रोटेक्ट करना। देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट। अब कोई भी ऐसा मामला हो जो राज्यों की पावर से संबंधित हो और राज्यों की पावर के ऊपर प्रभाव डाले, तो ये जरूरी है कि उसका अप्रूवल काउंसिल ऑफ स्टेट से लिया जाए, यानी राज्यसभा से उसका अप्रूवल लिया जाए। इसके अलावा कुछ स्पेशल पावर ये भी है कि जो केवल राज्यसभा निभाती है। अगर कोई सर्विस ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर की जानी है, तो ऑल इंडिया सर्विस डिक्लेयर करने की जो पावर है वो केवल राज्यसभा के पास है, यानी राज्यसभा ही ऑल इंडिया सर्विस को, किसी नई ऑल इंडिया सर्विस को बना सकती है। दो चीज़ें हो गई स्पेशल पावर में राज्यसभा की। पहली, स्टेट लिस्ट के विषय पर पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर राज्यसभा के अप्रूवल के द्वारा ही दिया जा सकता है। दूसरी चीज़, कोई अखिल भारतीय सर्विस नई बनानी है, ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, तो इसका भी अप्रूवल राज्यसभा से अनिवार्य है। तो ये दो स्पेशल पावर है जो राज्यसभा को दी गई है। उसके बाद पावर एक्सरसाइज ओनली बाय द लोकसभा, लोकसभा के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। राज्यसभा कैन, और राज्यसभा उसको इनिशिएट नहीं कर सकती है। रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, मनी बिल को रिजेक्ट करना या अमेंड करना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा के प्रति होती है। राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। राज्यसभा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती है, गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर सकती। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ कैसे बनाया जाता है? द बेसिक, अच्छा, लॉ बनाना पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शन है, और चूंकि बेसिक फंक्शन है तो इस बेसिक फंक्शन को समझना जरूरी है कि लॉ कैसे बनाया जाएगा। तो इसका एक चार्ट बनाकर उन्होंने दे रखा है। पहली बात तो पीपुल्स के इनपुट लिए जाएंगे, जनता की मतलब उनके राय आप समझ सकते हो। उसके बाद बिल को भेजा जाएगा कमेटीज़ के पास डिस्कशन के लिए, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और उसके बाद बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। अगर वो मनी बिल नहीं है तो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और अगर मनी बिल है तो केवल लोकसभा में वही इंट्रोड्यूस होगा, हाउस में और नॉट एक्सेप्ट। अच्छा, इसको हाउस जो है एक्सेप्ट भी कर सकती है। डिटेल डिस्कशन होगा बिल के ऊपर हाउस के अंदर, और बिल एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बिल पास होगा या रिजेक्ट होगा। उसके बाद दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। दूसरा हाउस भी अगर बिल को पास कर देता है तो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की साइन के बाद फिर वो बिल लॉ का रूप लेगा। अब मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि लॉ मेकिंग प्रोसेस है क्या। सबसे पहले बिल की ड्राफ्टिंग होगी, और बिल की ड्राफ्टिंग के बाद उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस के अंदर। अगर वह बिल मनी बिल है तो इन दैट केस वह बिल केवल लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन मनी बिल के अलावा अगर कोई दूसरा बिल है तो वह बिल दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मान लिया कि बिल को हाउस ऑफ पीपुल में इंट्रोड्यूस किया गया और वह बिल मनी बिल नहीं है, जनरल बिल है, तो इन दैट केस वो बिल जाएगा दूसरे हाउस में। हाउस ऑफ पीपुल से अगर वो पास हो गया या तो पास हो जाएगा, या हो सकता है कि हाउस ऑफ पीपुल उसे किसी कमेटी को फॉरवर्ड कर दे। कमेटी की रिपोर्ट के बाद फिर वो हाउस ऑफ पीपुल में रखा जाएगा, और हाउस ऑफ पीपुल ने अगर उस बिल को पास कर दिया
तो बिल जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट के पास, और काउंसिल ऑफ स्टेट ने अगर बिल को पास कर दिया फिर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद वो बिल लॉ का रूप ले लेगा। लेकिन अगर वो मनी बिल है तो मनी बिल की विशेषता ये है कि मनी बिल केवल हाउस ऑफ पीपुल में ही रखा जाएगा। हाउस ऑफ पीपुल से वो आगे जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट में। काउंसिल ऑफ स्टेट केवल उस पे अपनी राय दे सकती है। काउंसिल ऑफ स्टेट की राय को मानना या ना मानना ये हाउस ऑफ पीपुल पे डिपेंड करता है। हाउस ऑफ पीपुल चाहे तो उनकी राय माने, चाहे तो न माने। अच्छा, जब हाउस ऑफ पीपुल ने बिल को भेजा काउंसिल ऑफ स्टेट के पास तो आफ्टर 14 डेज वो बिल दोनों हाउसेस से पास मान लिया जाएगा। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए मनी बिल के संदर्भ में जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसकी पावर काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। दोनों हाउसेस के द्वारा सेपरेटली अमेंडमेंट बिल का पास होना जरूरी है, और सेपरेटली पास होने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। जनरल बिल को लेकर अगर आप देखेंगे तो जनरल बिल को लेकर दोनों हाउसेस में ज्वाइंट सिटिंग की जा सकती है, और ज्वाइंट सिटिंग के केस में हाउस ऑफ पीपुल की संख्या चूंकि ज़्यादा है इसलिए हाउस ऑफ पीपुल की इच्छा मानी जाती है। तो ये हो गया लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब उसके बाद टाइप ऑफ बिल्स कितने हैं? एक तो है गवर्नमेंट बिल, दूसरा है प्राइवेट बिल। दोनों में अंतर क्या है? हल्का सा अंतर है, समझ लीजिए। गवर्नमेंट बिल वह बिल होता है जिस बिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मिनिस्टर अगर बिल को प्रेजेंट कर रहा है तो वह बिल होगा गवर्नमेंट बिल। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा अगर किसी ने बिल को प्रेजेंट किया हाउस के अंदर तो वह होगा प्राइवेट बिल। भले रूलिंग पार्टी का ही कोई मेंबर बिल को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन रूलिंग पार्टी का वह मेंबर अगर काउंसिल में शामिल नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, तो इन दैट केस अगर आप देखेंगे कि वह बिल गवर्नमेंट बिल नहीं होगा, वो प्राइवेट बिल होगा। अच्छा, अब ये बिल भी, अब इसमें एक हो गया नॉन मनी बिल, और उसके बाद फिर मनी बिल है, फिर ऑर्डिनरी बिल, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ये टाइप ऑफ बिल्स हैं, इतने प्रकार के बिल्स हैं। तो ये लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके। अब जो हम देखने जा रहे हैं वह ये है, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है? तो सीधा तरीका भैया ये है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट के मेंबर्स जो होते हैं इनके पास पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव से प्रश्न कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव से जब प्रश्न करेंगे तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स यानी मिनिस्टर्स को हाउस के अंदर जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट के अंदर, और उस क्वेश्चन आवर के द्वारा वे लोग जवाब देते हैं जिन विषयों पर प्रश्न किए जाते हैं। क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर के अलावा एक जीरो आवर भी होता है। जीरो आवर जो है ये इंडिया का अपना इनिशिएटिव है, दुनिया के देशों के पार्लियामेंट में ये नहीं है, तो हमने ये इसको बनाया है। जीरो आवर में वो मैटर उठाए जाते हैं जो कंकरेंट इम्पॉर्टेंस के होते हैं, और इसके लिए मतलब ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको इमीडिएट डिस्कशन करना जरूरी होता है। तो जीरो आवर हो गया, क्वेश्चन आवर में आप समझ ही गए। यानी सीधा तरीका ये है कि पार्लियामेंट क्वेश्चंस के द्वारा एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगर एग्जीक्यूटिव के पास हाउस ऑफ पीपुल में मेजॉरिटी किसी वजह से चली जाती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हटा सकती है। लेकिन ये तभी होता है जब कोई कोलिजन गवर्नमेंट हो या माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो। इन दैट केस पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो उस गवर्नमेंट को हटा सकता है। तो ये सीधा सा था, कई पेज में उन्होंने इसको लिख रखा है, इसकी जरूरत नहीं थी। सीधा
तरीका है क्वेश्चन के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है तो आप बताओगे बाय द क्वेश्चनिंग। उसके बाद व्हाट डू द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कई सारी कमेटीज होती हैं, ये कमेटी क्या करती हैं। देखिए पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं तो हर मेंबर्स की अपनी अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो सकती है। कोई हो सकता है कि फाइनेंस का जानकार हो, कोई लॉ का जानकार हो, है ना, कोई जनरल मैटर्स का जानकार हो। तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाने का काम करती है, तो लॉ बनाने के समय जब बिल प्रेजेंट होता है हाउस के अंदर, तो अच्छा तरीका तो ये होता है कि उस बिल को किसी कमेटी को रेफर कर दिया जाए ताकि उस बिल की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ली जाए। और कमेटी में जो भिन्न भिन्न मामलों के जो एक्सपर्ट्स होंगे उनकी ओपिनियन मायने रखती है। यानी कमेटी जो होती है ये पार्लियामेंट के फंक्शन को सपोर्ट करती है। पार्लियामेंट का जो फंक्शन है उसके लिए उसको रेगुलेट करने में ये काफ़ी ज़्यादा सहयोग करती है। इस प्रकार से पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं। उसके बाद एक टॉपिक है हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इटसेल्फ। पार्लियामेंट स्वयं को कैसे रेगुलेट करती है। पार्लियामेंट एज मेंशन अर्लियर इज ए डिबेटिंग फोरम। पार्लियामेंट एक डिबेटिंग फोरम है। इट इज थ्रू डिबेट दैट पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल इट्स वाइटल फंक्शन। सच डिस्कशन मस्ट बी मीनिंगफुल एंड ऑर्डरली सो दैट द फंक्शन द पार्लियामेंट आर द कैरीड। अच्छा, पार्लियामेंट का जो फंक्शन है, जो डिबेट्स वगैरह होते हैं, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री लॉ बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट अपने आप को यानी इन सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। आपने देखा होगा कई बार जो है मेंबर्स के द्वारा वॉकआउट कर दिए जाते हैं, कई बार मेंबर्स के द्वारा शोर शराबा या हंगामा किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है और पार्लियामेंट उस पावर को यूज़ करके अपने आप को रेगुलेट करती है। तो कुल मिलाकर हमने इस चैप्टर में यह समझने का प्रयास किया, हमने ये जानने की कोशिश की कि पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या काम है उसके, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है और क्या क्या करती है। तो समराइज वे में अगर देखा जाए तो आप ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट के कई सारे काम हैं और उन सारे कामों में जो सबसे पहला काम है वह है लॉ बनाना। लेकिन केवल लॉ बनाना उसका काम नहीं है, उसके अनेक कामों में एक काम है लॉ बनाना। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करना, उनके ऊपर कंट्रोल करना भी उसका काम है। जुडिशियल फंक्शन भी पार्लियामेंट परफॉर्म करती है, इलेक्टोरल फंक्शन भी पार्लियामेंट परफॉर्म करती है। यानी पार्लियामेंट कई सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। हमारे देश में दो प्रकार के हाउसेस हैं, एक हाउस ऑफ पीपुल है, काउंसिल ऑफ स्टेट है। हाउस ऑफ पीपुल जनता के द्वारा सीधे चुनी जाती है और काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं वह स्टेट एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, यानी ये इनडायरेक्टली चुनी जाती है। हाउस ऑफ पीपुल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। काउंसिल ऑफ स्टेट का जो कार्यकाल होता है वो परमानेंट होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। उसके प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर्ड होते हैं और उतने नए चुन लिए जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ा और समझने की कोशिश की है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।